How are you, class? So today we are going to complete our chapter number 4, okay, on page 34. In last lecture we have done our 4 paragraphs of the lesson, and today we are going to start from paragraph number 5, page 34, and the name of lesson is Hazrat Asma Mustalani. In 4 paragraphs we talked about the life of Hazrat Asma, and we see the example of bravery, wisdom, courage, loyalty and devotion of Hazrat Asma towards Islam, towards Allah and towards Holy Prophet, peace be upon him. Let's start at paragraph number 5. Her grandfather, Hazrat Abu Quhafa, was a disbeliever at that time. Disbeliever मतलब जो ईमान ना लाया हो, काफिर, ठीक है। तो हजरत हर ग्रैंडफादर, उनके दादा हजरत अबू कहाफा, उनके दादा हजरत अबू कहाफा वाज अ डिसबिलीवर, उस वक्त ईमान नहीं लाए थे। एट दैट टाइम, उस वक्त ईमान नहीं लाए थे। ही वॉज वेरी ओल्ड एंड हैड बिकम ब्लाइंड, वो बहुत ज़्यादा ज़ईफ और वो बहुत ज़्यादा ज़ईफ एंड हैड बिकम ब्लाइंड और नाबीना हो चुके थे। ही सेड टू हर, उन्होंने उनसे कहा, मतलब हज़रत अबू कहाफा ने हज़रत अस्मा से कहा, अस्मा, आई थिंक अबू बकर हैड टेकन ऑल द वेल्थ, लीविंग यू एंड चिल्ड्रन एम्प्टी हेडेड एंड हेल्पलेस। अब बिफोर वी प्रोसीड, मैं आपको जैसे पहले एक्सप्लेन किया था कि माइग्रेशन का जो है वो पीरियड स्टार्ट हो चुका था। उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी प्रॉफिटहुड का ऐलान किया कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी बना के भेजा गया हूँ, तो क्या हुआ कि मुखालफत शुरू हो गई। जो मक्का के ट्राइब्स के सरदार थे वो सब आपके दुश्मन हो गए, ठीक है। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो है वो भी सरदारों, कबीलों के सरदारों में से एक सरदार थे, बहुत अमीर कबीर और बहुत वेल्थी पर्सन। लेकिन जब अल्लाह की राह में निकलने का सोचा, अल्लाह की राह में जिहाद का सोचा, हिजरत करने का सोचा, और जब इस्लाम कबूल कर लिया, तो क्या हुआ कि सादगी की ज़िंदगी गुजारना था, ठीक है, कि वो ऐशो इशरत, दौलत, पैसा, सब कुछ अल्लाह की राह पे वक्फ करना था। तो ऐसे ही कि उन्हें पता था कि अब जब एक नया दीन है, एक नई ज़िंदगी गुजारने जा रही है, तो बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो अब उनके जो वालिद थे वो इस चीज़ को लेकर परेशान थे कि वो अब अपनी सारी दौलत या अपना जो पैसा है वो जो है वो वक्फ कर देगा गरीबों में, या खुद जो है वो इस्तेमाल करेगा और बच्चों को बेयारो मददगार छोड़ देगा। लेकिन क्या आगे देखते हैं कि आगे हुआ क्या। ही सेड टू हर, उन्होंने उनसे कहा, अस्मा, अस्मा, मेरा ख्याल है, आई थिंक अबू बकर हैड टेकन ऑल द वेल्थ, मेरा ख्याल है कि अबू बकर अपनी तमाम दौलत, लीविंग यू एंड चिल्ड्रन एम्प्टी हेडेड एंड हेल्पलेस, अपनी तमाम दौलत साथ ले गया है, तुम्हें और मुझे और बच्चों को एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ, एंड हेल्पलेस, और बेयारो मददगार छोड़कर। कि अस्मा, मेरा ख्याल है अबू बकर अपनी तमाम दौलत तुम्हें और बच्चों को खाली हाथ और बेयारो मददगार छोड़कर साथ ले गया है। एट दिस, ये सुनकर, शी इंस्टेंटली रैन, इंस्टेंटली मतलब क्विकली, फौरन से, रैन टू अ कॉर्नर ऑफ द होम, घर के एक कोने की तरफ भागी। शी गैदर्ड सम पीपल्स, गैदर्ड मतलब असेंबल, जमा करना। शी गैदर्ड सम पीपल्स स्मॉल स्टोन्स, जिनको हम कंकरिया कहते हैं, ठीक है, कि आप घर के कोने की तरफ भागी और कुछ कंकरियां जमा की, एंड पुट देम एट द प्लेस, और उनको उस जगह पर रख दिया, वेयर हर फादर यूज्ड टू कीप हिज मनी एंड ज्यूल्स, जहां पर उनके वालिद अपनी रकम और जवाहरात रखा करते थे। यूज टू, ये मॉडल वर्ब है जिसमें हम हैबिचुअल होते हैं कोई काम करने के, इन पास्ट, ठीक है, यूज टू का उसके लिए यूज करते हैं ये, फिर जो हमारा ये मॉडल वर्ब है। तो क्या था कि क्योंकि उनके जो दादा थे वो नाबीना थे, ठीक है, और ज़ईफ थे, तो उनकी जो सेंस ऑफ टच था वो क्या है कि वैसे उतना प्रॉपरली वर्क नहीं करता था जैसे एक हेल्दी पर्सन का या एक यंग पर्सन का कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि अपने घर के कोने में जहाँ पर उनके वालिद जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रकम रखते थे, पैसे रखते थे, जो ज्वेलरी रखते थे, कीमती पत्थर रखते थे, उन्होंने वहाँ पर क्या किया
कि कंकरियां वहां रख के उसको कपड़े से ढक दिया और अपने दादा को कहा कि आप आके देखिए ये पैसा, ये जो है दौलत और सारी जवाहरात यहाँ पे मौजूद है। शी कवर्ड इट विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, कवर्ड इट मतलब ढांप देना, उसको ढक दिया, आपने उसे कपड़े के टुकड़े से ढांप दिया। कम ग्रैंडफादर, दादाजान यहाँ आइए, लुक और देखिए, ही हैड लेफ्ट ऑल दिस फॉर अस, वो ये सब हमारे लिए छोड़ गए हैं। ही टच्ड द क्लॉथ एंड थॉट इट वाज फुल ऑफ गोल्ड एंड ज्यूल्स, उन्होंने कपड़े को छुआ, टच करना मतलब उसको जो है वो छुआ, एंड थॉट और सोचा, इट वाज फुल ऑफ गोल्ड कि ये सोने से भरा हुआ है, एंड ज्यूल्स और जवाहरात से, ये सोने और जवाहरात से भरा हुआ है। हिज कंसर्न वाज एलिवेटेड, कंसर्न तशवीश, फिक्र, वरी, कि उनकी फिक्र जो है वो एलिवेटेड खत्म हो गई। एंड ही फेल्ट रिलीव्ड, और वो मुतमईन हो गए, टू नो दैट अबू बकर सदीक हैड लेफ्ट ऑल हिज वेल्थ एट होम, और वो ये सोचकर मुतमईन हो गए, रिलीव मतलब सेटिस्फाई हो जाना, मुतमईन हो जाना, इत्मीनान हासिल करना। रिलीफ और एलिवेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एलिवेटेड अक्सर आ जाता है, ठीक है, सिनोनिम के लिए, या आपके जो है वो मेक ए सेंटेंस में। एलिवेटेड का मतलब होता है किसी चीज को कम कर देना, खत्म कर देना। एट ईज, ठीक है, कि वो ये सोचकर, उनकी तशवीश ये सोचकर खत्म हो गई कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी तमाम दौलत घर पर ही छोड़कर गए हैं। पैराग्राफ नंबर 6, हज़रत अस्मा was among us the early few who accepted Islam, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा was among us के दरमियान थी, the early few उन पहले अव्वलीन में से, उन अव्वलीन लोगों में से who accepted Islam जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, कि मतलब आप पहले इस्लाम कबूल करने वाले चंद लोगों में शामिल होती हैं। She was the daughter of हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बेटी, एंड स्टेप सिस्टर ऑफ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की सौतेली बहन थी, ठीक है, ये उनका तारुफ है। अब हज़रत अस्मा की पहले उनकी ब्रेवरी, उनकी सर्विस टुवर्ड्स इस्लाम, टुवर्ड्स अल्लाह एंड टुवर्ड्स हर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, हमने पहले उसके बारे में डिस्कस किया। अब हम उनकी लाइफ को, उनके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि उनका इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया जा रहा है कंप्लीट, कि क्या है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बेटी थी एंड स्टेप सिस्टर ऑफ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। शी वाज वाइफ ऑफ हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम, और आप हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम की ज़ौजा, एंड मदर ऑफ हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की सौतेली बहन, हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम की ज़ौजा मतलब उनकी वाइफ, उनकी बीवी, एंड मदर ऑफ हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की वालिदा माशा थी। She died at the ripe old age, ripe कहते हैं पुख्ता उम्र, रसीदा, ज्यादा, मतलब लगभग इसके करीब। ripe old age of about 100 years, आप 100 साल की रसीदा उम्र में आपकी वफात हुई या आपने वफात पाई। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु used to say that he had not seen anybody more generous and open-hearted than his aunt हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा and his mother हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा। मतलब हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ये कहा करते थे, या हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से ये मंकूल है, that he had not seen anybody more generous, कि आपने किसी को भी इतना ज़्यादा फ़याज़ नहीं देखा। फ़याज़ मतलब सखावत करने वाला, सखी, बहुत ज़्यादा होल हार्टेडनेस वाला जो है वो बहुत काइंड, कि इतना ज़्यादा फ़याज़ या सखी नहीं देखा। एंड ओपन हार्टेड, ओपन हार्टेड क्या होगा, बहुत ज़्यादा सखी, सखावत करने वाला। देन हिज आंट, अपनी खाला हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा एंड हिज मदर, कि अपनी खाला हज़रत आयशा और अपनी वालिदा माजिदा से ज़्यादा किसी को फ़याज़ नहीं पाया, फ़याज़ और सखी नहीं पाया। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा वाज सो जेनरस, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा इतनी ज़्यादा सखी थी, दैट शी सोल्ड द गार्डन, कि आपने वो बाग सोल्ड मतलब बेच दिया, इनहेरिटेड आफ्टर द डेथ ऑफ हर सिस्टर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो आपको हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात के बाद विरासत में मिला था, कि जो जायदाद, जो बाग आपको विरासत में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात के बाद मिला, आपने उस बाग को भी सोल्ड आउट कर दिया, उसको बेच दिया, और क्या किया, और उसकी तमाम दौलत जो है वो गरीबों और मोहताजों में बांट दी।
शी गेव अवे ऑल द मनी, गेव अवे मतलब तकसीम कर देना, फ्रेजल वर्ब है ये, ऑल द मनी टू द पुअर एंड द नीडी, गरीब और मुहताजों में तमाम दौलत बांट दी या तकसीम कर दी। नोबडी एवर रिटर्न एम्प्टी हैंडेड फ्रॉम हर डोरस्टेप, और आपके दरवाजे से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। पैराग्राफ नंबर 7, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा will always be remembered for her courage, generosity and wisdom, and this is very important paragraph। हज़रत अस्मा, इसमें हम जो है सारा सम अप कर रहे हैं उनकी लाइफ को। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा will always be remembered for her courage, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा हमेशा याद रखी जाएंगी। रिमेंबर्ड मतलब ये जो है वो पैसिव वॉइस में आ रहा है, विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड कि हमेशा याद रखी जाएंगी या उनको हमेशा याद रखा जाएगा। फॉर हर करेज, उनकी जुर्रत, करेज मतलब बहादुरी, उनकी जुर्रत, जेनरोसिटी फराग दिली या सखावत, एंड विजडम और दानाई के हवाले से हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा को हमेशा उनकी जुर्रत, फराग दिली और दानाई के हवाले से याद रखा जाएगा। She had resolute faith, she had resolute faith in Allah Almighty, resolute का मतलब होता है determined, मतलब पुख्ता ईमान कि जो किसी भी सूरत डगमगा नहीं सकता, हमेशा साबित कदमी के साथ रहना, कि आपका अल्लाह ताला पर पुख्ता ईमान था। Her life would always be a beacon of light for all of us, आपकी जिंदगी हमारे लिए, हम सब के लिए हमेशा रोशनी का मीनार रहेगी, या हमेशा जो है वो रोशन चिराग की मानंद रहेगी। बीकन कहते हैं इल्यूमिनेट करना, जगमगाना, सिंबल ऑफ होप, गाइडिंग लाइट, ठीक है, जो हिदायत की रोशनी होती है, हिदायत का सचश्मा होता है, उस सेंस में इसको यूज करते हैं कि आपकी जिंदगी हमेशा हमारे लिए सचश्मा हिदायत रहेगी। That's it, कि ये आपका आज का लेसन यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन अब हमने इसके आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। अब इस लेसन में हमने क्या पढ़ा है कि थीम ऑफ लेसन इज टू हाउ टू अप्रिशिएट हाउ मुस्लिम वुमेन स्टूड विद इंटेग्रिटी, विद ब्रेवरी, विद करेज विद देयर मुस्लिम पीपल, एंड ऑल्सो हाउ मच दे डिवोटेड टूवर्ड्स अल्लाह, टूवर्ड्स इस्लाम, टूवर्ड्स होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, ठीक है। And then we came to know about who is Hazrat Abdullah bin Zubair, and also we know about some examples of kindness, wholeheartedness, wisdom and courage from the life of Hazrat Asma radhiyallahu anha। Next page number 38, वहाँ से आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। जो पहले पेजेस हैं जिसमें आपकी ग्लोसरी रहती है, वो आपने एज इट इज जब आपने याद करनी है अपनी ट्रांसलेशन, उसमें से आपके सिनोनिम्स और वर्ड मीनिंग्स जो है वो आपने वहाँ से उसको तैयार कर लेना है। देन आपकी ओरल एक्टिविटीज़ हैं, स्ट्रेस और इंटोनेशन है, ये आपने नहीं करना। डिक्शनरी स्ट्रेस है, डिक्शनरी स्किल्स है, ये भी सलेबल वगैरह इसको भी हमने नहीं करना। और पेज नंबर 38 से हमने स्टार्ट करना है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कंप्रीहेंशन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब क्या है कि वही रूल्स हैं कि आंसर जब हमने किसी भी क्वेश्चन के आंसर देने हैं तो क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड आउट करना है, उसको केयरफुली समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देन जो टेंस क्वेश्चन के अंदर यूज किया जाएगा वही टेंस आपने अपने आंसर में यूज करना है। अगर पास्ट टेंस यूज हो रहा है तो आपने पास्ट टेंस में ही आंसर देना है, अगर प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा है तो आपने प्रेजेंट टेंस में आंसर देना है। उसके बाद थर्ड रूल हमने क्या पढ़ा था कि आप क्वेश्चन स्टेटमेंट जो क्वेश्चन होगा उसकी ही हाफ स्टेटमेंट से अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हैं, कभी भी आंसर वर्ड, बिकॉज, एंड से स्टार्ट नहीं करेंगे। सो लेट्स कम टुवर्ड द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट हैपेंड व्हेन अबू जहल आस्क्ड अबाउट हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, कि जब अबू जहल ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आके पूछा हज़रत अस्मा से तो क्या हुआ था। अब हम इसको यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। व्हेन अबू जहल आस्क्ड अबाउट हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु फ्रॉम हज़रत अस्मा, ही सिंपली पोज्ड a counter question and asked, how would I know, which infuriated Abu Jahl and he slapped her very hard। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, why was हज़रत अबू कहाफा worried, कि हज़रत अबू कहाफा क्यों परेशान थे। तो हमने अभी पढ़ा लेसन में, हज़रत अबू कहाफा was worried because he thought that हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु took away all the wealth and left his children and Hazrat Asma empty-handed and helpless। और इसका ये भी कर सकते हैं कि he was worried for the survival and the food of his children।
हाउ डिड हज़रत अस्मा कंसोल हर ग्रैंडफादर? कंसोल का मतलब होता है कि तसल्ली देना, कि उनको कैसे उन्होंने पीस किया, उनको कैसे पीसफुलनेस की तरफ लेके, उनको कैसे काम किया, ठीक है, कि उनको कैसे तसल्ली दी जब उन्होंने ये समझा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक तमाम ज़रूरत अपने साथ ले गई। अब क्या हम इसको कह सकते हैं, शी मेड ही प्लेस हिज हैंड ऑन द टेबल्स and told him that Hazrat Abu Bakr Siddiq left all the wealth and money at home. Who was Hazrat Abdullah bin Zubair? Hazrat Abdullah bin Zubair कौन थे? He was the son of Hazrat Asma and Hazrat Zubair bin al-Awam. ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, बच्चे जो है ना वो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के बारे में लिखते हैं तो वो ये कह देते हैं कि he was husband of Hazrat Asma, तो ये गलत होगा। He was son of Hazrat Asma and Hazrat Abdullah Hazrat Zubair bin al-Awam, ठीक है। बीन का जो मतलब होता है ना वो मतलब बेटे को लेते हैं उसको उर्दू में, ठीक है, और जुबैर मतलब जुबैर का बेटा, तो ये वालिद का नाम बाद में आता है और फिर पहले बेटे का नाम आता है। तो आपने ये याद रखना है, अब्दुल्ला बिन जुबैर पूछ जाएगा तो इसका मतलब है कि अब्दुल्ला जुबैर का बेटा, ठीक है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर वाज द सन ऑफ हज़रत अस्मा एंड हज़रत जुबैर बिन al-Awam। Next, question number 5. Which incident in the story showed Hazrat Asma's love and respect for the Holy Prophet, peace be upon him? अच्छा स्टूडेंट्स, ये आपने ध्यान रखना है, आपके ये टेक्स्ट में दो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। दोनों के अंदर ही इंसिडेंट पूछा गया है, कोई ना कोई एग्जाम्पल पूछा गया। इंसिडेंट मतलब कोई एग्जाम्पल, कोई ऐसा वाक्य। अब पहले क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं लव एंड रिस्पेक्ट, कि आपने ऐसा वाकया शेयर करना है हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा की लाइफ से जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उनकी मोहब्बत और उनका जो है वो डिवोशन को शो करता है, उनकी इज्जत को शो करता है। और दूसरा वाकया है कि आपने उनकी जेनरोसिटी के बारे में, उनकी फ्याजी फराग दिली के बारे में जिक्र करना है। तो आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के तब आंसर करना है। दोनों क्वेश्चन की स्टेटमेंट सेम है लेकिन एंड पे आपकी डिफरेंट हो रही है कि पहले आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी जो मोहब्बत और डिवोशन है उसके बारे में एक कोई वाकया बयान करना है और सेकंड जो आपने उनकी जेनरोसिटी के बारे में वाकया बयान करना है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखते हैं, व्हिच इंसिडेंट इन द स्टोरी शोड हज़रत अस्मास लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम इसको क्या इसका क्या आंसर करेंगे कि शी गॉट पनिश्ड बाय अबू जहल बट शी डिड नॉट गिव हिम एनी क्लू, कि वो उन्होंने थप्पड़ खा लिया अबू जहल से लेकिन उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई क्लू नहीं दिया, कोई ऐसी हिंट नहीं दिया कि उसको पता चल जाता कि वो लोग कहाँ पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इंसिडेंट इन द स्टोरी टेल्स अबाउट द जेनरोसिटी ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा। जेनरोसिटी मतलब फराग दिली, उनकी जो है वो काइंडनेस, कि उनकी जो है वो सखावत को शो करे। तो इसको क्या कहेंगे, द इंसिडेंट इन द स्टोरी टेल्स अस अबाउट द जेनरोसिटी ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा वाज दैट शी इनहेरिटेड अ गार्डन आफ्टर द डेथ ऑफ हर सिस्टर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा। शी सोल्ड दैट गार्डन एंड gave away all the money to the poor and needy people. Next, question number 7. What message do you get from the life of Hazrat Asma रज़ियल्लाहु अन्हा? कि आप हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा की जिंदगी से कौन सा सबक हासिल करते हैं? तो हम इसको क्या कहेंगे, her life gives us the message of generosity, wisdom, courage, bravery and steadfastness. Her life would always be a beacon of, very important question, her life would always be a beacon of light for all of us. How? कि उनकी जिंदगी हमारे लिए हमेशा मशअल राह रहेगी, किस तरह से? तो हम क्या कहेंगे, हर लाइफ, इसको यही से स्टार्ट कर सकते हैं कि हर लाइफ वुड ऑलवेज बी बीकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज इट टीचेस अस द लेसन ऑफ ब्रेवरी, जेनरोसिटी एंड विजडम। ठीक हो गया। नेक्स्ट पेज नंबर 39। ये दो नई चीजें हैं, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। कैटाफोरिक और एनाफोरिक रेफरेंस, दो चीजें होती हैं। रेफरेंस कहते हैं जो आपका टेक्स्ट का हिस्सा होता है, ठीक है, कोई आपका हवाला, और कैटाफोरिक और एनाफोरिक ये हमने अब समझना है। कैटाफोरिक वो हवाला होता है जो आप टेक्स्ट में इस्तेमाल कर रहे होते हैं लेकिन वो आगे की तरफ इशारा कर रहा होता है, मतलब हम पूरी बात पढ़े बगैर समझ नहीं सकते कि किसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है, कि हमें उसके लिए अपना टेक्स्ट जो है वो कंप्लीट रीड करना पड़ता है, आगे की तरफ इशारा करता है और एंड इट कम्स लेटर इन द टेक्स्ट, द एक्सप्रेशन विच कम्स लेटर इन द टेक्स्ट इट इज कॉल्ड कैटाफोरिक रेफरेंस। जैसे कि मैं बात करती हूँ, अस्मा एंड हर फ्रेंड्स आर गोइंग ऑन अ पिकनिक, ठीक है, आर गोइंग फॉर अ पिकनिक पार्टी। अस्मा एंड हर फ्रेंड्स
पहले आ रहे हैं और हर फ्रेंड्स जो है वो बाद में आ रहे हैं। तो हर फ्रेंड्स जो है वो कैटाफोरिक रेफरेंस होगा विच कम्स लेटर इन द टेक्स्ट। जब तक ये पूरी बात नहीं पढ़ेंगे आपको समझ नहीं आएगी कि किसके बारे में बात हो रही है। तो इन कैटाफोरिक रेफरेंस वी हैव टू रीड द कंप्लीट टेक्स्ट, ठीक है। एंड दैट कैटाफोरिक रेफरेंस इज दैट रेफरेंस व्हिच कम्स लेटर इन द टेक्स्ट, एंड फॉर दैट टेक्स्ट, फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट टेक्स्ट वी हैव टू रीड द कंप्लीट टेक्स्ट, ठीक है। अस्मा एंड हर फ्रेंड्स, अब उसकी फ्रेंड्स की बात हो रही है तो ये बाद में आया, लेटर एक्सप्रेशन है और ये कैटाफोरिक कहलाएगा। एनाफोरिक वो होता है जो पहले आने वाली चीज होती है, जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे। जैसे कि अस्मा के बारे में बात कर रहे हैं तो ये सबसे पहले अस्मा का जिक्र कर दिया, तो ये एनाफोरिक कहलाएगा कि ये इट कम्स अर्लियर इन द टेक्स्ट, कि बिल्कुल स्टार्ट से हमें पता चल जाता है कि आगे चल के किसके बारे में बात होगी या किसके बारे में बात की जा रही है। तो अस्मा क्या हो जाएगा, एनाफोरिक रेफरेंस होगा, लेकिन हम इसको कंप्लीट पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि बात क्या हो रही है। लेकिन ये कि एक वर्ड से ही हम समझ जाते हैं कि इस पर्सन के बारे में बात हो रही होगी या इस जगह के बारे में बात हो रही होगी। लेकिन जो कैटाफोरिक रेफरेंस है उसके अंदर हमें विदाउट रीडिंग द कंप्लीट टेक्स्ट समझ नहीं आता कि किसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। उन्होंने आपकी एग्जांपल दी है पेज नंबर 39 पे। कैटाफोरिक रेफरेंस एन एक्सप्रेशन दैट रेफर्स टू अ लेटर एक्सप्रेशन इन द डिस्कोर्स। डिस्कोर्स कहते हैं बातचीत, कि हमारी बातचीत में जो बाद में आने वाला एक्सप्रेशन होता है वो कैटाफोरिक रेफरेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज कंपेनियन। अब हिज कंपेनियन को उन्होंने बोल्ड लेटर में लिखा है, तो यहाँ पे उनके साथी के बारे में बात की जा रही है। तो जो हिज कंपेनियन जो है वो बाद में आने वाला रेफरेंस है, बाद में आने वाला टेक्स्ट है, और हम विदाउट रीडिंग कंप्लीट टेक्स्ट नहीं जान सकते कि उन्होंने उनके कंपेनियन के बारे में क्या बात की है। His companion Abu Bakr Siddiq migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD. अब यहाँ पर his companion जो है वो कैटाफोरिक रेफरेंस है, बाद का एक्सप्रेशन है। एनाफोरिक रेफरेंस, an expression that refers to an earlier expression in the discourse is called anaphoric reference. An anaphoric reference. एनाफोरिक वो है जो डिस्कोर्स में पहले आ रहा है, जो हम बातचीत में पहले यूज करते हैं। आप इस तरह से याद कर लें, इस तरह से याद रख लें, ट्रिक इसकी ऐसी याद कर लें, जैसे ए पहले आता है सी से, तो एनाफोरिक पहले आने वाला रेफरेंस, सी बाद में आता है तो वो बाद में आने वाला रेफरेंस, ठीक हो गया। जो आगे की तरफ रेफरेंस को, टेक्स्ट को आगे की तरफ लेकर जाता है, एक्सप्रेशन में लेटर आता है। सी कैटाफोरिक जो आपके लेटर एक्सप्रेशन होगा, बाद में आने वाला होगा। एनाफोरिक जो आपका पहले आने वाला एक्सप्रेशन होगा, पहला जो टेक्स्ट में जिसके बारे में पहले बात कर दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अस्मा anha was among us the early few who accepted Islam. She was the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. अब हज़रत अस्मा के बारे में बात हुई और इन द वेरी स्टार्ट उन्होंने पहला वर्ड ही से हमें पता लग गया कि हज़रत अस्मा के बारे में बात की जा रही है और आगे चल के ही पूरी लाइन उनके बारे में होगी। तो ये क्या होगा, एनाफोरिक रेफरेंस। अब नीचे उन्होंने आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जिसमें आपने बताना है टेल वेदर द रेफरेंस गिवन इन दीस सेंटेंसेस इज एनाफोरिक और कैटाफोरिक, ठीक है। अब पहला सेंटेंस, अबू जहल द चीफ ऑफ डिसबिलीवर्स, ठीक है, मतलब पहले वर्ड से पता चल गया कि अबू जहल के बारे में बात होगी। तो ये क्या, ये सेंटेंस क्या कहलाएगा, एनाफोरिक, पहले आने वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। In a fit of fury, he did towards Abu Bakr Siddiq's home. He began knocking at the door violently. ठीक हो गया, एनाफोरिक हो गया। Then her grandfather Abu Quhafa was a disbeliever at that time. अब her grandfather उनके दादा, लेकिन हमें आगे नहीं पता कि वो किस हवाले से बात कर रही। जब तक हम पूरा एक्सप्रेशन नहीं पढ़ेंगे, पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे, तो ये कैसे रहेगा, कैटाफोरिक रेफरेंस। Then when Aslam was playing cricket, he hurt his head. अब असलम क्या है कि वेन असलम एनाफोरिक है कि वो पहले आ गया, कि हमें पता लग गया कि असलम के बारे में बात हो रही है, प्लेइंग क्रिकेट, ही हर्ट हिज हेड, तो ये एनाफोरिक रेफरेंस होगा। बिफोर शी फिनिश द वर्ड नीलम चेक द मिस्टेक्स वंस अगेन, कि ये कैटाफोरिक होगा कि नीलम के बारे में बात हो रही है, वो बाद में आया उसका नाम, तो क्या होगा, कैटाफोरिक कहलाएगा। अनीस थ्रू द स्टोन, ही ब्रोक द विंडो। अनीस पहले आ गया हमारे पास प्रॉपर नाउन, तो ये एनाफोरिक होगा। When she entered the room, Zeba was surprised to see so many guests, कि जब वो एंटर हुई रूम में तो Zeba was surprised, Zeba बाद में आया है, तो ये कैटाफोरिक होगा। The city of gardens, Lahore is also famous for its historical places and it is also कैटाफोरिक reference. Page number 40.
वोकैबुलरी, इसके अंदर हमने जो है आपके जो उन्होंने बोल्ड लेटर्स लिखे हुए हैं, बोल्ड वर्ड्स हैं, हमने उसको क्या करना है, उसके मीनिंग्स लिखने हैं। इट वॉज सो डेलिकेट सिचुएशन, डेलिकेट हमने कहा था हसास, नाजुक, तो इसको क्या करेंगे, सेंसिटिव। इसका क्या आ जाएगा, सिनोनिम सेंसिटिव। अबू जहल बिगेन नॉकिंग एट द डोर वायलेंटली, वायलेंटली मैंने आपको बताया था कि इसको एंग्रली से कंफ्यूज नहीं करना, वायलेंटली का मतलब होता है पूरी शिद्दत तरीके से, शिद्दत के साथ, तो फोर्सफुली आ जाएगा इसका। Then she simply posed a counter question that infuriated Abu Jahl. Infuriated मतलब enraged, उसको गुस्सा दिलाना, fit in fury, ठीक है। Enraged आ जाएगा इसका synonym। She remained steadfast and did not reveal the secret. Steadfast मतलब firm, strong, strength के साथ खड़े रहना, तो firm and resolute जो है वो इसका synonym हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बी जो है वो डिक्शनरी वर्ड मीनिंग्स है, जिसको आपने सेंटेंसेस में यूज करना है। जैसे मैड इन एंगर है, तो मैड इन एंगर क्या होता है, गुस्से से बेकाबू होना, आपने इसको सेंटेंस में बनाना है। फिट ऑफ फरी है, तो गुस्से का शदीद दौरा पड़ना, ठीक है। ऐसे जो बाकी सेंटेंसेस वर्ड्स हैं, इनको आपने सेंटेंसेस में यूज करना है। आज हमने इतनी ही एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। और आपका होमवर्क क्या है कि आपने इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन तैयार करनी है। पहले पैराग्राफ 4 हो चुके हैं, ठीक है। बाकी 5 और 6 और 7 आज करना है, और जितनी एक्सरसाइज पेज 40 तक हमने की है वो आपने तैयार करनी है, और जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे उसके सिनोनिम्स तैयार करनी है, ठीक है। एंड फॉर further any query you can watch your lecture on your YouTube channel of your school, ठीक है। और वहाँ पे आप कमेंट करके कोई भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे।